पंक्तियाँ बोलूँगी तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं किसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद से आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। पुस्तक है अमर क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे लिखा है भारत भूषण ने। वैसे जो हम लोग जितना जानते हैं, मुझे लगता है मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि उनका आज़ाद नाम कैसे पड़ा ये सभी लोगों को पता है। लेकिन इस पुस्तक में उनके जन्म से लेके उनका जो अंतिम दिन था, उस पीरियड की सारी घटनाओं को बहुत विस्तार से बताया गया है। और जिनको इनके बारे में गहन जानकारी हासिल करनी है वो अवश्य पढ़ सकते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम था चंद्रशेखर तिवारी, और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अ, रा, अली राजपुर एक रियासत है, वहाँ पे भौरा गांव है, उसके रहने वाले थे। और इनके पिताजी का संबंध उन्नाव से था। वो वहाँ किसी काम के सिलसिले में, क्योंकि पहले इतना कोई जॉब तो करता नहीं था, तो बागों की देखभाल के लिए वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो उससे कुछ आमदनी होती थी उनकी। तो मैं थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। अ, उसमें इनकी माताजी जिनका नाम जगरानी था, और पिताजी थे सीताराम तिवारी जी। तो इनके चार पुत्र हुए। केवल एक ही जीवित था उस समय, और तीनों की डेथ हो चुकी थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म होने वाला था, तो वो बहुत दुखी रहते थे, ऐसा ना हो फिर से ये चीज हो जाए, हमारे बच्चे मेरे पास ना रहे और छोड़ के चले जाए ऐसे में। तो तभी एक साधु आए, तो उन्होंने भिक्षा मांगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि भिक्षा दे दो। तब फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। तो उन्होंने इसका कारण बताया। तब फिर उन्होंने कहा कि ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार आपके जितने भी पुण्य हैं उनका आपको फल मिलेगा, और अब जो बच्चा होगा वो शंकर जी का अवतार होगा, और उसका नाम युगों युगों तक लोग याद करेंगे। तो फिर वैसा ही हुआ। उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, और उन्होंने उन्हीं साधु की बात याद रखी और उनका नाम चंद्रशेखर रखा। बचपन से ही बहुत वो साहसी थे, और न्याय बुद्धि थी, न्याय प्रिय थे। तो वो उनके माता पिता ने घर में एक शिक्षक रखे कि उनकी पढ़ाई लिखाई समुचित रूप से हो जाए। तो वो गुरुजी जानते थे कि बच्चा बहुत ही मेधावी है, तो उन्होंने एक बार उनको चेक करने के लिए एक शब्द जानबूझकर गलत बोला, जो कि चंद्रशेखर जी पहले से जानते थे, उन्हें बताया गया था, उन्हीं के द्वारा बताया गया था। तो जैसे ही उन्होंने गलत बोला गुरुजी ने, वैसे ही उनके पास जो डंडा रखा था, तो चंद्रशेखर जी ने 2 डंडे गुरुजी के जमा दिए। तो उन्होंने घर वाले बड़े सच्चे में आ गए, ये क्या है, मतलब इतनी हिम्मत कैसे हो गई बच्चे की, ये तो उद्दंडता है। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने शांत किया गुरुजी ने, उन्होंने फिर प्यार से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि जब हम गलती करते हैं तब आप मुझे मारते हो, तो अगर आप करोगे तो फिर आपको भी पड़ेंगे, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर है। तो लेकिन वो समझ उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि ये बच्चा साधारण नहीं है, वरना हम लोगों की हिम्मत नहीं होती। गुरुजी ने बोला हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो, लेकिन उन्होंने तुरंत नोटिस किया। ऐसे ही जब बड़े हुए तो उनकी निशानेबाजी बहुत बहुत अचूक निशानेबाज थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता। तो एक बार ऐसे ही खेल खेल में बच्चों ने जब ये थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद इनके पास तब पिस्तौल आ चुकी थी, तो लोगों ने कहा कि हाँ आप जरा निशाना लगाओ। तो इन्होंने बहुत दूर, करीब 30 गज जो भी डिस्टेंस होती है, तो उसमें उन्होंने एक पत्ते पे, छोटे पत्ते पे निशाना लगाया। और सारे जो उनके दोस्त थे उनको पता था कि निशाना गलत नहीं होगा, और उस सबसे छोटा जो पत्ता था उस पे निशाना लगाया, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, लेकिन पत्ता बिल्कुल नहीं टूटा।
और वो खुद भी आज़ाद भी थोड़ा-सा सकते लगे कि ये क्या है? आज ऐसा क्या हो गया? जब पास जाके देखा, तो उस पत्ते में 5-6 पहले से ही हो चुके थे। जो पत्ता नहीं टूटा लेकिन पत्ते में छेद थे। तो ये एक उदाहरण है उनका। इसके अलावा इनका प्राइमरी एजुकेशन के बाद इनका मन लगा कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए काशी जाऊँ। माता-पिता तैयार नहीं थे क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, वो दूर नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए उन्होंने छुपकर उनसे घर से निकल गए और काशी पहुँच गए। अच्छा इस पुस्तक में एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि उस समय जो भी बच्चे जो समर्थ नहीं थे पढ़ने में मतलब अपनी फीस देने में, रहने में, वहाँ के बनारस के जितने भी अच्छे बिज़नेसमैन थे तो वो सारा खर्चा उठाते थे। उनका रहने का, खाने का, फीस का, हर तरह का खर्चा वो उठाते थे, जिससे जो पढ़ना चाहता वो आराम से अपनी शिक्षा पूरी कर लेता। तो जब चंद्रशेखर जी वहाँ गए, तो वहाँ वो टाइम ऐसा था 15-16 साल की उम्र थी तब ये रॉलेट एक्ट आया था, उसका विरोध बहुत जोर-शोर से पूरे देश में हो रहा था। जलियांवाला बाग हो चुका था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो ये ऐसी घटनाएँ थी जिनकी वजह से राष्ट्रीय चेतना अपने चरम पर थी और उसका प्रभाव इन पे निश्चित रूप से पड़ा। तो उन्होंने जब देखा कि उसका रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जनता एकदम निकल पड़ी है, तो और उसको रोकने के लिए अंग्रेज लाठीचार्ज कर रहे हैं बुरी तरह से निहत्थे लोगों पे, तो इनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पास में पड़ा पत्थर उठा के जो अधिकारी आदेश दे रहा था उसके माथे पे मारा। कुछ निशाना अचूक था, कुछ भी चाहे गोली चलाएं या पत्थर कभी सोचता नहीं था। तो उसका माथा फूट गया और खून बहने लगा, तो अचानक उसी पुलिस वाले ने देखा कि जिस बच्चे ने मारा है तो उसके माथे पर तिलक है चंदन का। तो ये सब इनकी जो फरारी बोलते हैं ना, ये भागने में, चकमा देने में बहुत तेज थे। इन्हें जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता था। तो इनकी ये जीवन की पहली घटना थी, जब ये सीधे टक्कर ले रहे थे पुलिस अधिकारियों से। तब वो केवल तिलक का वो ढूँढते-ढूँढते उनके कमरे पे पहुँच गए। जहाँ ये 15-16 साल की एज थी उनकी। तो वहाँ पकड़े गए ये और उसके बाद फिर जो 15 करोड़ों की सज़ा मिली है और तभी से जब उन्होंने वहाँ मजिस्ट्रेट ने पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने आज़ाद बताया था और घर का पता जेल खाना बताया था। तो वो तभी से पूरा भारत उन्हें आज़ाद के नाम से जानता है। इसके बाद थोड़ा और टाइम निकला, 1-2 साल और निकले। तो जब हाँ, असहयोग आंदोलन बीच में ही रोक दिया गया था चौरा कांड की वजह से। तो उस समय जितना भी युवा वर्ग था, क्रांतिकारी थे, वो थोड़ा-सा निराश हो गए थे कि लग रहा था कि अब स्वराज अब मिलने वाला है, लेकिन फिर से ये रोक दिया गया, अब वो क्या करें? तो इनके दिमाग में ये आया क्यों ना अब क्रांतिकारी तरीके से कार्य किया जाए। तब इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह इन सबसे मिलकर एक क्रांतिकारी दल बनाया और उस समय पढ़ने पे बहुत दुःख होता है कि ये जितने भी कार्य कर रहे थे देश सेवा के लिए कर रहे थे और इनके पास धन की कमी थी। धन नहीं था, बिना धन के ना ये हथियार खरीद सकते थे, ना ही हथियारों को इधर-उधर शिफ्ट कर सकते थे, ना ही दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ, खाना-पीना, बीमार होने पे चिकित्सा, कुछ भी संभव नहीं था। तो ये लोग मिलकर उन लोगों के यहाँ डकैती डालते थे जहाँ पर जो साहूकार थे, जो थोड़े से लालच में आकर राय बहादुर सर, नाइटहुड ये सब उपाधियाँ लेने के लिए अंग्रेजों को मुखबरी करते थे या अंग्रेजों को पैसा तो ये उन्हीं लोगों के यहाँ डकैती डालते थे और कह के बोलते थे ये कि मैं इस देश सेवा के लिए मुझे धन चाहिए, अगर दे सकते हो तो सीधे दे दो वरना जो भी ये स्टालिन के पास हमेशा मालूम हमेशा रहता था। तो इस तरह से इन्होंने ये काम भी किया लेकिन देश के लिए किया, इनके पास धन नहीं था और सीधे तरीके से कोई भी साहूकार नहीं दे इसके बाद जो धन इकट्ठा करने के लिए जो लोगों के यहाँ डकैती डालने लगे तो इनकी इमेज लोगों ने कहा ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मुझे ये ठीक नहीं लगता समाज में गलत संदेश है, लोग डकैत भी बोल सकते हैं। तब फिर इन्होंने कहा कि फिर क्या किया जाए, धन तो चाहिए
तब इन्होंने काकोरी केस, जो सभी जानते हैं, वो हुआ। और उसमें जो पकड़े गए, उसमें उस समय तो नहीं पकड़े गए, बाद में कुछ लोग, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनका सामना हो रहा था उस केस में। तब फिर जब कुछ लोगों को पकड़ा, वो पुलिस के सामने टूट गए और उन्होंने वो सारे गुप्त ठिकाने क्रांतिकारियों को बता दिए, जहाँ से सारे लोग अरेस्ट हो गए, जितने भी इनके साथी थे, जिसमें राजेंद्र, ये रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, इन सबको फांसी है। आजाद कभी पकड़े नहीं गए। और इसके बाद जब ये नहीं पकड़े गए तो इनके ऊपर 10,000 रुपए का उस जमाने में इनाम घोषित कर दिया। तो एक तरह से इनकी टीम खत्म हो गई। अब बिना टीम के, अपने सहयोगी के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत दुखी थे। फिर उसी समय वहां पर कानपुर में क्रांतिकारियों के गुरु वीर सावरकर वहां थे। तो वहां ये गए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा अब कोई भी साथी नहीं है, कैसे मैं करूँगा। अब मैं वापस गांधी जी के जैसे अहिंसा के आंदोलन में तो शामिल नहीं हो सकता, ना ही मेरा ये ऐसा नेचर है, लेकिन मुझे देश सेवा करनी है, मैं उस रास्ते पे चल पड़ी। तब उन्होंने कहा कि एक साथी ने, इतने साथी चले गए, ऐसा नहीं कि देश में वीरों की कमी है, तुम ढूंढो उनके। तो उन्होंने कहा इसमें समय बहुत लगेगा, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। फिर इसके बाद अभी अचानक उसी समय भगत सिंह आ गए। तो भगत सिंह जब आए तो उन्होंने मिलवाया, ये इनसे मिलो। तो वो, क्योंकि तब तक इतने फेमस हो चुके थे आजाद कि लोग पहचानने लगे थे, तो वो पहचान गए कि आजाद थी। तो उन्होंने कहा हाँ, तो कि अब तुम दोनों लोग मिलके काम करो, सावरकर ने बोला। तब फिर उन्हें भरोसा नहीं था कि भगत सिंह पता नहीं कैसे हैं, मैं कैसे इनके इतना भरोसा करूं कि इनके साथ मैं योजनाएं बनाऊं। तो अब वो अपनी जो शंका थी उनके सामने व्यक्त की। तो भगत सिंह ने कहा अच्छा ये बात है। उन्होंने तुरंत एक जलता हुआ दीपक अपनी हथेली पे जलाया, और वो दीपक जब, उनकी पूरी हथेली जल गई, पूरे कमरे में उनकी स्किन की स्मेल फैल गई। और तब फिर उन्होंने तुरंत बुझाया आजाद ने कि अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। दोनों गले मिले। फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे, जो मेरे साथी खो गए थे, वो मुझे वापस मिल गए तुम्हारे लिए, अशफाकुल्ला खान और ये बिस्मिल, मैंने दोनों को तुम में पा लिया। फिर उसके बाद फिर दोनों ने मिल के योजनाएं बनाई, क्रांतिकारी योजनाएं। और उसके बाद असेंबली वाली जो घटना हुई, उसमें चंद्रशेखर आजाद उनको कवर अप करने के लिए शामिल थे। और असेंबली वाली घटना सभी को पता है ना। इसके बाद मैं बढ़ती हूँ उनके अंतिम दिन की तरफ, जो एक ऐसी घटना है जो जब किताब खत्म होती है तो ऐसा लगता है बस ये क्या। और मुझे वही दिन जानना था कि आखिर उस दिन हुआ क्या। तो उसमें ये था कि जब काकोरी केस हुआ, तो जितने भी साथी थे क्रांतिकारी अरेस्ट हो गए थे। कुछ को फांसी की सजा मिली, कुछ काला पानी की सजा मिली। और उनमें से एक था वीरभद्र तिवारी। मेरी इस आवाज से जो भी होगा उसका रिलेटिव उस तक आवाज जाएगी, उस तक ये संदेश पहुंचेगा कि गद्दारी करने के को भी लोग याद रखते हैं, ना कि केवल जयचंद को। तो वो अचानक उसकी, वो रिहा हो गया। अच्छा, आजाद को थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसा क्या हो गया, इसे क्यों छोड़ दिया। लेकिन फिर उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। और उनकी क्या हुई कि जेल में पुलिस वालों ने सेटिंग की कि धन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इनके ऊपर 10,000 का इनाम है। 5,000 में अभी एडवांस में, ये मैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोल रही हूँ। 5,000 उनको तुरंत दिए गए कि बाकी 5,000 काम होने के बाद तुम आजाद को पकड़वाओगे। तो वो पहले, वीरभद्र तिवारी। तो फिर उसके बाद जब वो उन्होंने बहुत प्रेशर में ले तो लिया। उस समय आदमी ज्यादा नहीं सोच पाता है, जब थोड़ा सा भी अगर लालच बढ़ गया तो नहीं सोचा। तो उन्होंने 5,000 रुपए ले लिए और उनको रिहा कर दिया गया। फिर उसके बाद जब वो चंद्रशेखर से मिले, आजादी से मिले, तो उन्होंने कहा कि कुछ मिल के काम करते हैं।
तो वो थोड़ा भरोसा कम कर पा रहे थे कि मेरे काम का तो है नहीं बहुत, लेकिन चलो ना तो कोई है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मेरा जो पैसा 8,000 रुपए सूददार के पास जो है वहाँ साहूकार उसके पास है, वो पैसा लाना है। और मैं चंद्रशेखर आजाद इन सारी घटनाओं से, भगत सिंह की हत्या से बहुत टूट चुके थे। उन्हें लगता था कि अब यहाँ उत्तर भारत में अब वो अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने वहाँ साउथ दक्षिण भारत में जाने की सोची कि मैं अब वहाँ से संगठन खड़ा करूंगा और वहाँ लोगों को तैयार करूंगा। मैं जाऊंगा, लोगों के अंदर देश भावना भरूंगा और उनको अब तैयार करूंगा, वहाँ से क्रांति दल करूंगा। तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। पैसे लेने के लिए उन्होंने जो साहूकार था उसको खबर भेजी। तो उसने, अच्छा, इधर साहूकार ने पुलिस वालों से बात कर रखी थी, पुलिस हर जगह घूम रही थी आजाद को पकड़ना, क्योंकि अगर इनको पकड़ लिया तो हमेशा के लिए क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर अच्छा, इधर साहूकार ने बात कर रखी थी कि आजाद आएंगे पैसे लेने, और इधर ये वीरभद्र तिवारी जब इसको भेजा आजाद ने कि तुम लेके आओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वो गया तो उसने कहा कि पैसे, तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो है नहीं मेरे पास। तो उसने कहा कि क्यों, पुलिस वालों से मिले हुए क्या? उसने ऐसे ही बोल दिया, उसे पता नहीं था लेकिन उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे, तो वो उसने पकड़ लिया कि पुलिस वालों से तो नहीं मिले हैं, तुम्हें कैसे पता? तो उसने कहा कि मुझे सब पता लग गया है कि पुलिस को तुमने खबर कर दी है। तो अब मुझे ये मैं अभी जाके आजाद को बोलता हूँ, तुम्हें तो पता है कि 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, यही खत्म कर देंगे। तो वो कांपने लगा। उसने कहा ठीक है, पैसे ले लो। तो उसने कहा अभी तो है नहीं, अभी मेरे पास केवल 2,500 है। तो उसने 2,500 रुपए दे दिए। और उसके बाद उसने लेकिन पर्ची 8,000 की काट के दे दी कि इसमें मैंने 8,000 इनको दिए, कि कल को कभी आजाद देखेंगे तो आपस में ही लड़ेंगे ये। तो ये एक केस हो गया। उधर ये तिवारी 5,000 पुलिस वालों से पहले गवर्नमेंट से लेके आया था, 2,500 इसे ऐसे मिल गए। तो अब वो खुश था कि अब आजाद तो पकड़े जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि अंतरात्मा भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसकी अंतरात्मा उसे धिकारने लगी कि ये क्या कर रहे हो, उस शेर को पकड़ने के लिए तुमने कैसा जाल बिछाया जो देश के लिए समर्पित है, और जरा से पैसे के लालच में तुम ये काम कर रहे हो। तो ये उधेड़-बुन उसके दिमाग में चलती रही कि वो कितना भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, और तुम ऐसा काम करोगे जिसे आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई कभी, और आज तुम्हारे दोस्ती मित्रता की वजह से वो उन्हें ये सजा मिलने जा रही है। लेकिन अंत में कहते हैं कि वो लालच जीत जाता है कभी। तो वही उस हुआ कि अरे ये क्या सोच रहे हो, अंदर से आवाज आई। अगर आजाद पकड़े भी गए और तुम्हारा नाम भी आया तो आजाद तो छूटने वाले हैं नहीं, फांसी हो जाएगी इनको। और उसके बाद रही आगे की पीढ़ियां अगर गद्दार कहेंगी तो इस देश में गद्दार तो बहुत है। और जयचंद को ही केवल लोग याद रखते हैं, बाकी को तो कोई याद भी नहीं रखता, तो मुझे भी लोग भूल जाएंगे। तो ये करते हुए उसने फिर 27 जनवरी 1931 की बात है, जब आजाद इसका इंतजार कर रहे थे वीरभद्र का प्रयाग में, इलाहाबाद में, वहां पर संगम के किनारे। तो उस दिन उन्हें अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि मुझे आज ये पहली बार उन्होंने चिड़ियों का चहकना, सुबह के 8 बज रहे थे, तो जनवरी थी तो इतना दिन भी नहीं निकला। तो उन्होंने कहा आज ये नेचर मुझे इतना आकर्षित क्यों कर रहा है। आज नदी की आवाज, संगम की आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, चिड़ियों का चहकना सुन पा रहा हूँ। ये सब मेरे लिए अभी तक कोई माने नहीं रखता था, क्योंकि मुझे भारत माँ को आजाद कराना था, लेकिन सब कुछ बहुत सुंदर। और तभी सोचते नहीं, अभी ये मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, मुझे तो माँ को आजाद कराना है, जो बेड़ियों में जकड़ी है। ऐसे ही सोचते सोचते तभी वीरभद्र आ जाता है। और वो कि अरे आने में तुमने देर क्यों कर दी? तो कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ बहाना उसने बनाया। फिर अच्छा ठीक है, उसने ऐसे ऐसे बोला है कि आज वो साहूकार आएगा पैसे देने अल्फ्रेड पार्क से। तो उसने कहा कि मैं तो लेने गया तो उसने मना कर दिया, मैं आजाद को ही पैसा दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितने बजे बोला है? कि 10 बजे आएगा। अच्छा, वो
करीब-करीब 9:40 पे वो वहाँ पे दोनों लोग पहुँच गए पार्क में। और पार्क में जब गए तो पार्क में बैठे थोड़ी देर तो कहते कि आज पता नहीं क्यों मुझे अजीब-सा लगा। मुझे ये जगह खींच रही है। तो शायद मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, आज शाम को ट्रेन से उन्हें निकलना था। तो शायद ये जगह छोड़ रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तब उन्होंने फिर करीब 9:40 में पहुँचे और 20 मिनट बैठे रहे, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई आया नहीं, कितना टाइम तो यही दिया था कि हाँ दिया तो यही था। फिर देखा ऐसे नज़र उनकी, आप सभी लोग गए होंगे इस पार्क में, मुझे याद है तुम्हें। हाँ, तो वो जब पेड़, हाँ, जिस पेड़ के नीचे बैठे इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने देखा धीरे धीरे हजारों पुलिस वालों का एकदम दल घेरा बना के आगे की तरफ बढ़ता गया। तो उन्होंने कहा ये किसने खबर कर दी? तो उसकी तरफ देखा, वीरभद्र की तरफ, तो उसने कहा मुझे लग रहा साहूकार ने कर दी। वो खुद नहीं आया, उसने पुलिस वालों को खबर कर दिया। अब उधर से जो अधिकारी थे, उसमें जो लीड कर रहा था टीम को, वो था विशंबर विशंबर दयाल सिंह, है ना। तो एक अपने आप में बहुत ही शॉकिंग चीजें थी। हाँ, तो जब चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, तब फिर उन्होंने वीरभद्र को बचाते हुए कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, और तुम्हें लग जाएगी गोली। तो उसने कहा नहीं, उसे उसे लगा मुझे तो भागना ही है इन्हें फंसा के। तो उसने झूठ मूठ बोला, अरे नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, कि नहीं नहीं तुम्हें जाओ, मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने जैसे ही बोला वैसे ही, उसे तो जाना ही था, वो निकल गया। तो वो लगातार जब, क्योंकि आजाद तो ऐसे थे जिन्हें 150 आदमी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन जब हजारों की संख्या में पुलिस वाले आ गए और उनके पास गोलियां खत्म होने लगी, तब वो अंतिम गोली उन्होंने अपने को मारी कि मैं पकड़ में नहीं आऊं। तो ये उस दिन की पूरी घटना है, जो मैं पढ़ने के बाद मुझे ना 10-15 मिनट ऐसे बैठी रही हुआ। हाँ।